हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम डोज। मैं प्रवीण कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज से हम वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। और वर्ल्ड हिस्ट्री जो है, हमारा जो सिलेबस है उसमें फ्रॉम द 18th सेंचुरी है। तो हम इसको पढ़ेंगे पूरे डिटेल में, क्योंकि बेसिकली मैं आपको बताऊँ, वर्ल्ड हिस्ट्री को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वी आर मूविंग, वी हैव मोस्टली कंप्लीटेड द एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड वी आर जस्ट मूविंग फॉर द मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो आप वहाँ देखोगे मॉडर्न हिस्ट्री में या फिर मेडिवल हिस्ट्री में ही क्या देखोगे, धीरे धीरे से जो ब्रिटिशर्स थे वह भारत में आने लग गए थे। तो ये ब्रिटिशर्स जो है भारत में आने लगे थे और बेसिकली दे वर द वेस्टर्न यूरोपियन। तो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में उस समय पर क्या चल रहा था, तो वहाँ से भी हम इनको रिलेट कर सकते हैं। इसलिए हम वर्ल्ड हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री जो है उसको पैरेलल में चलाएंगे। तो शुरू करते हैं आज से वर्ल्ड हिस्ट्री। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ, वर्ल्ड हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे, इसको सारी चीज़ें पढ़ेंगे जिसमें मोस्टली जो है हम फोकस करेंगे वेस्टर्न यूरोप पर, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज पर। और वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जो है इनमें कौन कौन आता है, जैसे ब्रिटिश, पुर्तगाल, ईटीसी, इटली वगैरह। तो यहाँ से हम सारी चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले जो कि हम टॉपिक जो है शुरू करेंगे वो है फ्यूडलिज्म। तो फ्यूडलिज्म क्या है, कैसे है, इन सारी चीज़ों की हम समझ जो है बनाएंगे। तो बेसिकली इफ आई एम गोइंग टू टेल यू द मीनिंग ऑफ द फ्यूडलिज्म, हिंदी में इसको कहते हैं सामंतवाद। सामंतवाद, ये नाम आपने पहले भी सुना होगा। तो सामंतवाद को अगर हम रिलेट करें तो व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट द एंशिएंट हिस्ट्री, और इसमें क्या हमने देखा था, क्या सातवाहन काल। जब हम सातवाहन काल पढ़ा था तो मैंने आपको वहां बताया था कि सातवाहनों ने क्या किया था, दे वर स्टार्टेड टू गिफ्ट द लैंड। वह किसको, बुद्धिस्ट को, बुद्धिस्ट मोंक को। और जो ब्राह्मण लोग थे उनको सातवाहन वंश के जो शासक थे उन्होंने जमीन देना शुरू कर दिया था गिफ्ट में। तो जमीन दान देने की प्रथा जो है सातवाहनों ने शुरू की थी। एंड इट वाज इट्स पीक व्हेन देयर वाज द गुप्ताज पीरियड। तो गुप्त काल के आते आते तक यह अपने पीक पर चली गई थी। तो यही थी जो जमीन दान देने की जो व्यवस्था थी, जमीन दान देने की जो व्यवस्था थी, वह व्यवस्था क्या करती थी, जिससे कि जो ब्राह्मण होते थे या फिर बुद्धिस्ट जो होते थे, बुद्धिस्ट मॉन्क, उनके पास बहुत सारी जमीन हो जाती थी और उस जमीन पर वह अपना एक छोटा सा राजतंत्र जो है स्थापित कर लेते थे। तो वह जो छोटा सा राजतंत्र स्थापित कर लेते थे, वहीं से क्या होता था, वह उस भाग का एक तरह से राजा हो जाता था। वह उस भाग का क्या हो जाता था, राजा हो जाता था। और राजा के नीचे राजा, इस प्रकार की व्यवस्था को ही कहते हैं सामंतवाद। तो यह जमीन देते थे। वही फ्यूडलिज्म जो है यूरोपियन कंट्रीज में आपको देखने को मिलेगा। तो हम आज फ्यूडलिज्म को पढ़ेंगे कैसे, इसको हम तोड़ के पढ़ेंगे, जिसमें कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट वाज इट। इस तरह से हम इसको पढ़ेंगे, व्हाट वाज इट, एंड देन वी विल अंडरस्टैंड व्हेन वाज इट। Next we will understand what came after feudalism. What came after feudalism? What came after it? और इसका अंत हुआ तो वह कैसे हुआ, how decline और it ends, कैसे इसका अंत जो है हुआ था। तो फ्यूडलिज्म मैं आपको बताऊं, फ्यूडलिज्म क्या था, तो यह एक सोशल सिस्टम था। फ्यूडलिज्म इज अ सोशल सिस्टम विच वाज एग्जिस्टेड इन द मिडिल एजेस ऑफ द यूरोपियन कंट्री। तो मध्य युग में यूरोपियन कंट्रीज में यह एक सोशल सिस्टम था, दैट वाज सामंतवाद। और सामंतवादी क्या था, सामंतवाद ही यहाँ जमीन से जुड़ी हुई चीजें थी कि जब जमीन के ऊपर छोटे छोटे राजाओं का कब्जा था और वह राजा एक दूसरे के ऊपर जो है निर्भर रहते थे, दैट वाज बिकम फ्यूडलिज्म। तो यहाँ हम समझेंगे व्हाट वाज इट में। सबसे पहले हम इनकी कंडीशंस जो है, आई एम गोइंग टू प्रिपेयर अ इंडेक्स फॉर यू, लेट अस, मैं आपके लिए एक इंडेक्स बना देता हूं जिससे कि यह हम फ्यूडलिज्म जो समझेंगे इसको बड़ा इजी वे में समझ पाएंगे। तो इंडेक्स के तौर पे हम देखेंगे व्हाट वाज इट में सबसे पहले पॉलिटिकल पावर्स, मतलब पॉलिटी कैसी थी यहाँ की। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द इकोनॉमी,
economy in the feudalism. Then we will understand social oblique society in feudalism. Then further, when was it? Then I am going to tell you that it was existed from the 600 AD and it was up to the 1500 AD. ठीक है, यह 600 AD में स्टार्ट हुआ था और 1500 AD तक जो है यह चला था. एंड हियर इन 1500 AD you must be clear that it was not completely ended. It was not completely ended, but it started to decline in the 1500 AD. मतलब पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ था. It started to decline in the 1500 AD. The feudalism was, when was it? It was from the 600 AD to the 1500 AD. Then you will understand that after feudalism, what came after it? Then how it ends? Then after it, capitalism was there. Capitalism was there. And what is capitalism? So capitalism was just the motive of profit. Profit motive. Profit motive. Profit motive means the people were trading for the profit or motive of the profit. यहाँ पर जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा उतना ही ज़्यादा कैपिटलिज्म जो है वह अपने स्तर या पीक को छुएगा. तो यहाँ मेनली जो मोटिव होता है कैपिटलिज्म में, दैट वाज प्रॉफिट मोटिव. एंड हाउ डिक्लाइन और इट एंड्स, तो यहाँ से जैसे जैसे यह प्रॉफिट का मोटिव शुरू हो जाता है, यहाँ से कैश बेस्ड इकोनॉमी भी शुरू हो जाती है, ट्रेड शुरू हो जाता है, कैश डिवाइड इकोनॉमी शुरू हो जाती है. यहाँ से ही क्या हो जाएगा, ट्रेड भी शुरू हो जाएगा. और जब ट्रेड शुरू हो जाएगा तो यहाँ कैपिटलिज्म भी आ जाएगी. ठीक है, कैपिटलिज्म के साथ साथ अब जब ट्रेड होगा तो एक चीज आप देखोगे इन द 1500 सेंचुरी, दैट वाज वॉयज ऑफ द डिस्कवरी. वॉयज ऑफ डिस्कवरी इन द 15th सेंचुरी. तो ये सारी चीजों को हम डीप में शुरू करेंगे. लेट्स स्टार्ट विद द व्हाट वाज इट. इफ आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट वाज इट, हियर यू विल सी द फर्स्ट पॉलिटिकल इश्यूज. तो इफ आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट वाज द साइलेंट फीचर्स ऑफ द पॉलिटी, साइलेंट फीचर्स ऑफ द पॉलिटी एट द टाइम ऑफ फ्यूडलिज्म, एट द टाइम ऑफ फ्यूडलिज्म. So you will see at the time of feudalism we are going to tell about the polity. Then first you will see the lack of central authority. Lack of central authority. It means that there were many kings in the same state. एक ही जगह पे बहुत सारे राजा होते थे और वह सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी. मतलब एक कोई शक्तिशाली शासक जो है नहीं था. यह सारी चीजें क्या थी, जो पावर थी, दैट वाज डिसेंट्रलाइज्ड. द पावर वाज डिसेंट्रलाइज्ड. अब इसमें होगा क्या, व्हेन द पावर वाज डिसेंट्रलाइज्ड, तो इसमें होगा कि कोई भी एक जो है किंग जो है पावरफुल नहीं होगा. कोई भी एक किंग जो है पावरफुल नहीं होगा, पावरफुल नहीं होगा. इट मीन्स द किंग वॉज नॉट पावरफुल एंड वी विल सी किंग वॉज नॉट पावरफुल. तो अब हम यहाँ देखेंगे किंग पावरफुल क्यों नहीं था. तो यहाँ मैं आपको बताऊं कि किंग पावरफुल क्यों नहीं था. तो इसके पीछे रीजन था द नोबेलिटीज. ठीक है, जो नोबेलिटीज थी वह इसके पीछे का कारण था कि किंग पावरफुल क्यों नहीं था. नोबेलिटी ऑब्लिक लॉर्ड्स, जो नोबल्स थे या लॉर्ड्स थे, उनकी वजह से किंग जो है पावरफुल नहीं था. यहां मैं आपको बताता हूं किंग पावरफुल क्यों नहीं था. तो आप यहां देखोगे जो मेन सोर्स ऑफ पावर था फ्यूडलिज्म के टाइम पर, मेन सोर्स ऑफ पावर था वह थी लैंड. ये चीज आप बिठा के रखो दिमाग में, जो मेन सोर्स ऑफ पावर था वह थी लैंड. यही क्या था, लैंड क्या थी, सोर्स ऑफ पावर. लैंड क्या थी, सोर्स ऑफ पावर थी. बट द लैंड में होता क्या था, यहां पर आप देखोगे एक किंग होते थे, किंग के बाद होते थे लॉर्ड्स. ठीक है, किंग के बाद होते थे लॉर्ड्स, जिसमें आप देखोगे अर्ल्स एंड ड्यूक्स. यह क्या थी, यह लॉर्ड्स की उपाधि थी, अर्ल्स एंड ड्यूक्स. ठीक है,
तो यहां आप देखोगे किंग्स कहां पर हम देख रहे हैं पॉलिटी में, और उसके बाद देखोगे आप बैरन्स, किंग, अर्ल्स एंड ड्यूक्स, बैरन्स, देन यू विल सी नाइट्स। जब जाके कहीं कॉमन जनता का जो है रोल आता था, पीपल मतलब कॉमन पीपल या फिर कॉमन मैन। तो यह एक कैटेगरी थी जिसमें सबसे ऊपर कौन होता था, राजा होता था, और राजा के नीचे यह जो तीनों है ना, अर्ल्स एंड ड्यूक्स, बैरन्स और नाइट्स, यह तीनों ही कैटेगरी में आते थे, लॉर्ड्स की में ऑब्लिक नोबेलिटी में। यही नोबल्स थे, मतलब नोबल पीपल्स थे, कुलीन वर्ग, नोबिलिटी। तो यह तीन जो है लॉर्ड्स, किंग के बाद लॉर्ड्स आते थे, एंड लॉर्ड्स के अंदर अर्ल्स एंड ड्यूक्स होते थे, बैरन्स होते थे, नाइट्स होते थे। देन आफ्टर कॉमन पीपल जो है आते थे। अब आप पूछोगे यह तीनों चीजें क्या हैं, तो यह एक प्रकार की उपाधि थी किसकी, नोबल्स की। यह एक उच्च वर्ग के कुलीन थे, यह उनसे कम और यह उनसे कम। तो यहां होता क्या था, मैंने आपको बताया द सोर्स ऑफ पावर वॉज वॉट, द सोर्स ऑफ पावर वॉज द लैंड, और लैंड का हेड कौन होता था, किंग होता था। ठीक है, टेक्निकली नॉट लीगली। तो आप यहां देखोगे किंग वॉज नॉट द लीगली हेड ऑफ द लैंड, बट टेक्निकली ही वॉज द हेड ऑफ लैंड। आप देखोगे कैसे, तो आप पूछोगे कि किंग टेक्निकली हेड था लैंड का, एंड लैंड वॉज द सोर्स ऑफ द पावर, तो किंग पावरफुल क्यों नहीं था? यू सेड कि किंग वॉज नॉट पावरफुल इन द एज ऑफ फ्यूडलिज्म, बिकॉज किंग क्या करता था, किंग के पास एक अपनी शक्ति नहीं होती थी, और किंग जो है डिपेंड रहता था फॉर आर्मी या फिर मिलिट्री के ऊपर, मतलब मिलिट्री के ऊपर डिपेंड जो रहता था। किंग जो था, भाई एक बात बताओ, उस समय पर मिलिट्री जो होती थी देश की, मिलिट्री क्या होती थी, इंपोर्टेंट पावर होती थी, मिलिट्री ही इंपोर्टेंट पावर होती थी। और इसी मिलिट्री के लिए या फिर आर्मी के लिए किंग जो था वह नोबिलिटी पर डिपेंड रहता था। कैसे, मैं आपको बताता हूं। किंग के पास जमीन होती थी, और इस जमीन को किंग क्या करता था, किंग देता था जमीन को अपने से नीचे वाले को या फिर नोबल्स को। तो किंग ने क्या दिया, इनको जमीन दे दी, किंग ने इनको जमीन दे दी। कुछ जमीन जो है किंग ने अपने पास भी रखी फॉर कल्टीवेशन या फिर जो है अपने राजकाज का काम चलाने के लिए, और उस पर क्या करता था, किसानों से खेती करवाता था यह किंग। लेकिन किंग जो है बाकी की जमीन, अपनी जो लैंड थी, वह अर्ल्स एंड ड्यूक्स को दे देता था, और इन रिटर्न अर्ल्स एंड ड्यूक्स जो क्या करते थे, किंग को क्या करते थे, दे प्रॉमिस टू द किंग फॉर मेंटेन द आर्मी एंड लॉयलिटी। तो किंग क्या करता था, जमीन देता था अर्ल्स एंड ड्यूक्स को, और इन रिटर्न अर्ल्स एंड ड्यूक्स क्या करते थे, किंग को क्या देते थे, प्रॉमिस करते थे लॉयल्टी का, प्लस टू मेंटेन द आर्मी, टू मेंटेन आर्मी। मतलब whenever king, जब भी whenever king were in the need to fight with another country, तो he should demand the army from अर्ल्स एंड ड्यूक्स, बिकॉज इनके बीच में करार हुआ है, इन्होंने किंग ने जमीन दी इनको, और इसके बदले में दे अर्ल्स एंड ड्यूक्स प्रोमिसेस फॉर मेंटेनिंग लॉयल्टी टू द किंग एंड आल्सो मेंटेन द आर्मी टू द किंग। मतलब जब भी किंग को जरूरत पड़ेगी यह आर्मी प्रोवाइड कराएंगे, कौन, नोबिलिटी वाले पीपल्स। अब आप यहां देखोगे तो किंग ने अपनी जमीन किसको दी है, अर्ल्स एंड ड्यूक्स को दी है डायरेक्टली, नॉट टू द बैरन्स एंड नॉट टू द नाइट्स। ये चीज देखना आप, किंग ने लैंड जो दिया वो अर्ल्स एंड ड्यूक्स को दी है। फर्दर क्या करेगा, अर्ल्स एंड ड्यूक यह क्या है, यह एक प्रकार का लॉर्ड है या फिर नोबिलिटी पीपल्स हैं, नोबल्स हैं। तो अर्ल्स एंड ड्यूक्स क्या करेगा, जितनी जमीन पर खुद का काम चल रहा है उतनी से तो खेती करवाएगा, और वहां का क्या बन जाएगा, सोल अथॉरिटी बन जाएगा। एंड जो बची हुई जमीन होगी उसको फर्दर यह किसको दे देगा, बैरन्स को। तो किंग ने लैंड दी अर्ल्स एंड ड्यूक्स को, और अर्ल्स एंड ड्यूक्स जो है यह लैंड दे देंगे किसको, बैरन्स को। इन्होंने बैरन्स को लैंड दी, और इन रिटर्न बैरन्स क्या करेंगे, अर्ल्स एंड ड्यूक्स को क्या करेंगे, प्रॉमिस करेंगे किसका, फॉर मेंटेनिंग लॉयल्टी एंड मेंटेन द आर्मी। ये प्रॉमिस करेंगे लॉयल्टी का और मेंटेन आर्मी का। तो आपने एक चीज देखी, किंग ने डायरेक्ट लैंड जो है बैरन्स को नहीं दी है, तो बैरन्स भी आप यहां एक चीज और देखोगे कि बैरन्स डायरेक्ट प्रॉमिस नहीं करेंगे किंग को फॉर मेकिंग लॉयल्टी एंड टू मेंटेन द आर्मी। तो यहां एक प्रकार का क्या बनता जा रहा है, कपलेट्स ऑफ कमांड। आप देखोगे कपलेट्स ऑफ कमांड देखोगे तो किंग ने लैंड दी अर्ल्स एंड ड्यूक्स को, अर्ल्स एंड ड्यूक्स ने दी बैरन्स को, और बैरन्स जो है फर्दर जो है लैंड देंगे किसको, नाइट्स को। बैरन्स जो है फर्दर लैंड देंगे नाइट्स को, और नाइट्स जो है प्रॉमिस करेंगे बैरन्स के साथ कि वी विल प्रॉमिस फॉर मेंटेनिंग लॉयल्टी एंड आल्सो टू मेंटेन द आर्मी फॉर यू, व्हेनेवर यू आर इन नीड वी विल प्रोवाइड आर्मी टू यू।
तो यहां पर क्या करेंगे, यह जो है यह लॉर्ड्स जो हैं अपनी अपनी जगह पर, जहां पर अर्ल्स एंड ड्यूक्स शासन कर रहे होंगे वहां पर अर्ल्स एंड ड्यूक्स क्या बन जाएंगे, 1630 बन जाएंगे। ठीक है, 1630। जहां पर बैरन्स होंगे वहां पर बैरन्स 1630 होंगे, और जहां पर नाइट्स होंगे वहां पर नाइट्स जो है 1630 होंगे। और यही चीजें क्या थी, यही तीनों चीजें जो थी लॉर्ड्स की अलग अलग उपाधियां थी। तो आपने देखा किंग जो है आर्मी के लिए डिपेंड किस पर हो गया, अर्ल्स एंड ड्यूक्स पर, और अर्ल्स एंड ड्यूक्स किस पर डिपेंड हो गए, बैरन्स पर। इनके पास कुछ तो अपनी आर्मी थी, बट फर्दर दे वर डिपेंडेड ऑन द बैरन्स एंड बैरन्स ऑन द नाइट्स। तो यहां से आप देखोगे कि यह सारी चीजें जो है एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो गई। तो फाइनली किंग वॉज नॉट इंडिपेंडेंट, किंग इंडिपेंडेंट नहीं था, किंग वॉज डिपेंडेंट फॉर द आर्मी फ्रॉम द नोबिलिटी पीपल्स। ठीक है, इसलिए हम यहां देखेंगे कि द लैक ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी एंड किंग वॉज नॉट पावरफुल इन दिस वे, बट लैंड इज द रियल सोर्स ऑफ पावर एट दैट टाइम, क्योंकि कैश तो होता नहीं था, मनी तो होती नहीं थी, तो लैंड वॉज द सोर्स ऑफ पावर। फर्दर जो कॉमन पीपल जो थे ना, कॉमन पीपल्स में क्या होते थे, पीजेंट्स होते थे, किसान होते थे, यहीं से कुछ क्या किया जाता था, जब भी जरूरत पड़ती थी तो सेना में भर्ती कर लिया जाता था, रिक्रूट कर लिया जाते थे सिपाहियों को। सारे काम जो है कॉमन पीपल से कराए जाते थे, चाहे वो नाइट्स के टाइम पे हो या बैरन्स में या फिर अर्ल्स एंड ड्यूक्स में। बट जो किंग है, किंग डायरेक्ट नहीं आदेश दे सकता बैरन्स को। ठीक है, किंग जो है डायरेक्ट आदेश नहीं दे सकता बैरन्स को, ना ही किंग डायरेक्ट आदेश दे सकता है नाइट्स को। जब भी कोई ऑर्डर देना होगा, किंग विल ऑर्डर टू द अर्ल्स एंड ड्यूक्स फॉर प्रोवाइडिंग आर्मी एंड फर्दर अर्ल्स एंड ड्यूक्स विल ऑर्डर टू द बैरन्स। यहाँ ये भी नहीं है कि अर्ल्स एंड ड्यूक्स डायरेक्ट नाइट्स को दे देंगे, नहीं, अर्ल्स एंड ड्यूक्स जो ऑर्डर देगा या कमांड देगा, ही विल कमांड टू द बैरन्स। तो इस प्रकार से आप देखोगे कि किंग वॉज नॉट पावरफुल। एंड व्हाट वाज इट, इट वॉज कुपलेट्स ऑफ कमांड, इट वॉज नथिंग बट द कपलेट्स ऑफ द कमांड जो है स्टेब्लिश हुआ था। यही इसी को बोलते हैं, जिस प्रकार से यह कमांड आपने देखी, इसको बोलते हैं कुपलेट्स ऑफ द कमांड, कुपलेट्स ऑफ कमांड। तो यह था आदेश देने की जो प्रक्रिया थी कि जो लॉर्ड था वह अपने ओवरलॉर्ड को, ओवरलॉर्ड जो था वही अपने नीचे वाले लॉर्ड को आदेश दे सकता था, और इसी प्रकार को बोलते हैं कुपलेट्स ऑफ द कमांड। तो आप फ्यूडलिज्म में देखोगे कुपलेट्स ऑफ द कमांड वाज आल्सो एस्टैब्लिश्ड देयर। Next we will talk about the economy. What was it? Then we will next tell about the economy. तो इकोनॉमी जो है इस समय पर आप देखोगे तो इकोनॉमी वॉज डिपेंड ऑन टोटली एग्रीकल्चर। मतलब क्या था, एग्रेरियन इकोनॉमी थी। अगर मैं इकोनॉमी की बात करूं तो जो इकोनॉमी थी, इकोनॉमी के साइलेंट फीचर जो फ्यूडलिज्म इकोनॉमी थी, या फिर इकोनॉमी को ही हम बोल देंगे यहाँ मैनोरियन इकोनॉमी। आई विल टेल यू व्हाट इज मैनोरियन इकोनॉमी थी। तो इकोनॉमी जो थी यह क्या थी, एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी थी, एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी थी, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, एग्रेरियन इकोनॉमी। ठीक है, अब जब यह इकोनॉमी एग्रेरियन इकोनॉमी थी तो आप देखोगे कि जितनी भी सारे प्रोडक्शंस होते होंगे, मोस्टली द प्रोडक्शन वाज आल्सो रिलेटेड टू द एग्रीकल्चरल टूल्स। तो यहां आप देखोगे इकोनॉमी एग्रेरियन इकोनॉमी थी, और एग्रेरियन इकोनॉमी थी तो इसका सेंटर क्या रहा होगा, इस इकोनॉमी का सेंटर क्या रहा होगा, तो इसका सेंटर ऑब्वियसली विलेजेस रहे होंगे। इसका सेंटर क्या रहा होगा, विलेजेस इसके सेंटर रहे होंगे, या फिर इसके जो सेंटर रहे होंगे दैट वाज मैनर ऑब्लिक स्टेट्स। ठीक है, इकोनॉमी क्या थी, इकोनॉमी वाज एग्रेरियन इकोनॉमी एंड दैट वाज बेस्ड ऑन द एग्रीकल्चर, एंड दिस इकोनॉमी वाज आल्सो नॉट कैश बेस्ड। ये क्या थी, कैश बेस्ड इकोनॉमी भी नहीं थी। ठीक है, कैश बेस्ड इकोनॉमी नहीं थी। और यहाँ पर जो ट्रेड होती थी, ट्रेड भी क्या थी, अब आप देखोगे एग्रीकल्चरल चीजें हैं तो ट्रेड भी क्या थी, ट्रेड भी नहीं था, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी। आइदर ट्रेड था ही नहीं, या फिर था दैट वाज मिनिस्क्यूअल ट्रेड। ठीक है, बहुत कम ट्रेड था अगर था भी तो, क्योंकि यह क्या था, जो एग्रीकल्चरल थी उसका सेंटर विलेजेस था, तो यह क्या था, कंट्री साइड में होते थे और यहां से ट्रेड जो है पॉसिबल नहीं था।
तो आप इकोनॉमी में मैं आपको यहां समझाता हूं कि यह मैनर या फिर स्टेट्स जो है क्या थे और इनका क्या ढांचा रहा था। तो आप यहां अगर देखोगे स्टेट का जो ढांचा था वह कुछ इस प्रकार का था। जो लॉर्ड्स थे या फिर जो नोबिलिटीज थे, उनमें आपने अलग अलग प्रकार की नोबिलिटीज जो है देखी थी। तो मान लिया जाए कि मैं अर्ल्स एंड ड्यूक्स की बात कर लूँ या फिर मैं किसी भी लॉर्ड की बात कर लूँ, तो उसको कुछ पर्टिकुलर हिस्सा जो है वह किसने दे दिया, राजा ने दे दिया। आई एम गोइंग टू टेल इन द वे दैट मान लो मटियारी जो है किसी राजा को मिल गया, ठीक है, मटियारी वाला इलाका किसी राजा को मिल गया, तो अब वह राजा क्या करेगा, उस पूरे इलाके का मालिक बन जाएगा और वहां जो चाहेगा वह करेगा। ऐसा नहीं था कि किंग वाज द, आपको मैंने बताया था किंग जो था क्या था, टेक्निकली हेड था लैंड का। तो वो यह नहीं था कि धमकी देगा कि मैं तुझसे जमीन छिना लूंगा, नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस किया है कि हम आपको आर्मी प्रोवाइड करा रहे हैं, हम आपको क्या कर रहे हैं, लॉयल्टी का प्रॉमिस कर रहे हैं, तो आपका जमीन पर अब कोई अधिकार नहीं रहा है। तो रियल हेड कौन था? तो सोल हेड जो होते थे वह होते थे लॉर्ड्स। जो सोल हेड्स जो होते थे इस लैंड के, वह कौन होते थे? लॉर्ड्स होते थे, रिस्पेक्टिव लॉर्ड्स। तो अब मैं आपको बताऊं जो स्टेट्स थे उनके, मान लो कि यह कोई इलाका है, तो इसमें स्टेट्स में क्या कंडीशन रही होगी, इसमें रही होगी, मान लो यहां पर क्या होते थे, कासल्स होते थे, कासल्स ऑफ द लॉर्ड। जो कासल्स ऑफ द लॉर्ड था मतलब रेजिडेंस ऑफ लॉर्ड। मान लो यह कोई इलाका है जिस पर कोई लॉर्ड जो है उसके अंदर इतनी सारी जमीन है, तो यह जो जमीन थी वो किस प्रकार से बटी होती थी, इसी को बोलते हैं स्टेट। तो एक जगह उसका क्या हो जाएगा, कासल, कासल मतलब क्या हो जाएगा, रेजिडेंस ऑफ द लॉर्ड। बाकी की जो जमीन थी इस पर मान लो यह कुछ स्ट्रिप्स हैं और यह क्या थी, एग्रीकल्चरल लैंड थी। यह स्ट्रिप थी, यह एग्रीकल्चरल लैंड थी। यहां पर क्या हो जाते थे, एक हिस्से में फॉरेस्ट मान लो, फॉरेस्ट मान लो, यह कुछ जमीन थी, यहां पर मान लेते हैं कि प्रोडक्शन होता था, बट प्रोडक्शन किसका होगा, एग्रीकल्चरल बेस्ड टूल्स का। तो एग्रीकल्चरल बेस्ड टूल्स का ही प्रोडक्शन होगा, एग्रीकल्चरल टूल्स का प्रोडक्शन होगा। मतलब यहां आप एक चीज और देखोगे, यहां ऐसा नहीं था, मशीन्स नहीं थी कि बहुत बड़ी बड़ी मशीन से क्या किया जाता, चीजें बनाई जाती थी, नहीं। यहां पर मोस्टली हैंडीक्राफ्ट काम होता था, हाथ से बनी हुई चीजें, जैसे मान लो फावड़ा, मटके, तो यह छोटी छोटी चीजें जो है बनाई जाती थी। तो मान लो यह एरिया जो है एग्रीकल्चरल टूल्स में आ गया। और फर्दर जो है यह मान लिया जाए कि जो कॉमन पीपल थे उनके रहने की जगह, कॉमन मैन का लिविंग एरिया, तो यहां कॉमन मैन्स रहते थे। अब यहां से होगा क्या, यहां तो राजा का घर हो गया, यहां पर क्या है, एग्रीकल्चरल मतलब खेती हो रही है, यहां पर फॉरेस्ट है, और फॉरेस्ट से हमें क्या मिलेगा, फॉरेस्ट से हमें फ्यूल मिलेगा, फ्यूल मिलेगा कैसे, क्योंकि लकड़ी है। फॉरेस्ट से हमें क्या मिलेगा, फ्रूट्स मिलेंगे, ठीक है। फॉरेस्ट से ही हमें और क्या मिल जाएगा, हंटिंग, हंटिंग, ठीक है। तो आप यहां देखोगे यह क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट है, ये स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट है ये। तो स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट जो है इस प्रकार से होता था। और आप यहां देखोगे यहां सारी चीजें अवेलेबल हैं, खेती भी हो रही है, फॉरेस्ट भी है, एग्रीकल्चर टूल्स का प्रोडक्शन भी हो रहा है, और यहाँ कॉमन मैन भी रह रहा है। तो आप यहाँ से इकोनॉमी से अंदाज लगा सकते हो कि जो स्टेट जो होते थे दैट वाज सेल्फ सफिशिएंट, ठीक है, स्टेट्स वाज सेल्फ सफिशिएंट। इसीलिए इनका क्या होता था, यहाँ पर सारी चीजें पर्याप्त मात्रा में होती थी और यहीं पर इनको मोस्टली चीजों को कंज्यूम कर लिया जाता था, इसलिए इनका इंपोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं होता था। यहां से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है नहीं होता था, और यह क्या थे, स्टेट्स वर सेल्फ सफिशिएंट। तो यह था स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट। अब आप देखोगे जो लॉर्ड्स की मैं बात बता रहा था आपको, या फिर नोबल्स की जो मैं बात बता रहा था, कि मान लो यह कोई इलाका है, यहां पर कोई लॉर्ड ए था, यहां पर कोई लॉर्ड बी था, इस इलाके में लॉर्ड सी हो गया, डी ई, अलग अलग लॉर्ड्स जो हैं मान लिए मैंने यहां आपको बता दिए। तो इनके अपने अलग अलग कासल्स रहते होंगे और यह अपनी अपनी जगह के सोल अथॉरिटीज जो है रहते थे। इनके ऊपर ये नहीं है कि बाहर से आके सीधे जो है कोई कमांड कर लेगा, नहीं, इनके ऊपर कमांड कौन करेगा, इनका ओवरलॉर्ड। डायरेक्टली किंग भी इनके ऊपर कमांड जो है नहीं कर सकता। तो यह था स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट।
तो आप यहां देखोगे कि जब आपको मैंने बताया यहां पर क्या था, यह क्या था, कैश बेस्ड इकोनॉमी तो थी नहीं, कैश बेस्ड इकोनॉमी तो थी नहीं। तो यहां किस प्रकार की रही होगी, ट्रेड जो होता होगा वह ट्रेड किस पर आधारित था, छोटा मोटा ट्रेड, वह भी बार्टर ट्रेड होता था, बार्टर सिस्टम या फिर बार्टर ट्रेड, मतलब वस्तु विनिमय पर। मान लो कि यहां इन्होंने कोई चीज बनाई तो यह क्या करेंगे, उसके बदले बोलेंगे कि हमें कुछ अनाज दे दो और हम उसके बदले आप हमसे कुछ टूल्स ले लो। या फिर यहाँ जो पीपल जो है जंगल में लकड़ी काटने का काम जो करते होंगे उनसे वह अपने लिए फ्यूल्स ले लेते होंगे और उनको बदले में या तो कुछ हैंडीक्राफ्ट या फिर अनाज जो है वह दे दिया करते होंगे। तो इस प्रकार से बार्टर ट्रेड था। और यह जो स्टेट्स थे या फिर मैनर्स थे, इसी स्टेट को क्या बोला जाता है, मैनर, MANOR, मैनर। तो यह मैनर्स थे या स्टेट थे दैट वॉज सेल्फ सफिशियंट। तो व्हाट वाज इट में, नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द पॉलिटिकल। We have already completed political, economy. Now we'll move to the social. What was the social features of feudalism? We will talk about the social features of feudalism. सोशल या फिर सोसाइटी, सोशल ऑब्लिक सोसाइटी। तो इसके साइलेंट फीचर्स जो थे वह यह थे कि यहां पर जो सोसाइटी थी वह बेसिकली दैट वाज क्लासिफाइड इनटू रिजिड, ठीक है, जो सोसाइटी थी दैट वाज डिवाइडेड इनटू द रिजिड क्लासेस। तो सोसाइटी रिजिड क्लासेस में डिवाइडेड थी। इसका मतलब क्या है, व्हाट इज दिस रिजिड क्लासेस? रिजिड क्लासेस मतलब यह था कि कोई भी व्यक्ति जो है वह अपने से ऊपर की क्लास में नहीं जा सकता था। दे वर बॉर्न टू देयर ओन क्लास, दे वर बॉन्डेड टू देयर ओन क्लास, इन द सेंस वही वाली बात थी कि अगर राजा का बेटा है तो वह राजा ही होगा। एंड हियर यू विल सी द क्लासेस, इट मींस दैट वर नॉट डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द कास्टिज्म, that was not defined on the basis of the casteism, but that they were decided on the basis of the their work. यह जो क्लासेस थी उनके वर्क पर आधारित थी, नॉट ऑन द कास्ट। आपने देखा होगा व्हेन वी आर स्टडिंग एंशिएंट हिस्ट्री, तो वहां आपको मैंने चीजें बताई थी कि मेगास्थनीज जो था, मेगास्थनीज और साथ में कौन थे, चाणक्य, ठीक है। तो अर्थशास्त्र की जो कौटिल्य या चाणक्य द्वारा लिखी गई है या फिर एक मेगास्थनीज द्वारा लिखी जो गई है, तो मेगास्थनीज की इंडिका में जो क्लासिफिकेशन था वर्गों का, मेगास्थनीज की इंडिका में क्लासिफिकेशन वर्गों का था, दैट वाज बेस्ड ऑन द वर्क, दैट वाज बेस्ड ऑन द वर्ग। और हमने देखा था कि 7 प्रकार के लोग जो है वहां मिलते थे, लेकिन चाणक्य ने 4 वर्गों का बात किया था, एंड दैट वाज बेस्ड ऑन द कास्ट। तो मेगास्थनीज जो था यह विदेशी था, और यह कौन था, यही सेल्यूकस निकेटर के दरबार से लाया गया था। तो यह यह क्या था, विदेशी था, ठीक है, यूनानी था। और यूनानी था इसलिए विदेशों में क्या होता था कि जो कास्टिज्म वाली चीजें हैं या फिर जो क्लासिफिकेशन था वह वर्ग के आधार पर होता था, लेकिन चाणक्य वॉज इंडियन, तो इसने 4 प्रकार के कास्टों में वर्गों का विभाजन बताया है। तो मेगास्थनीज ने 7 प्रकार के विभाजन बताया था, लेकिन दैट वाज डिपेंड ऑन द वर्क। एग्जैक्टली यही वह चीज थी जो क्लासेस थी, दैट वाज आल्सो क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द वर्क। मान लो कि कोई स्लेव है, ठीक है, तो वह व्यक्ति स्लेव ही रहेगा, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति स्लेव है तो वह व्यक्ति स्लेव ही रहेगा। यही थी रिजिड क्लासिफिकेशन। मतलब देयर वर नो पॉसिबिलिटीज ऑफ द व्हाट, सोशल मोबिलिटी। देन सोशल मोबिलिटी वाज नॉट पॉसिबल इन द एज ऑफ फ्यूडलिज्म इन यूरोप या फिर वेस्टर्न यूरोप। मतलब अपनी औकात से ऊपर बढ़ नहीं सकता था। इफ एनी फादर्स was slave then his son is also be a slave। समझ में आया? तो यह था रिजिड क्लासेस। अब इन क्लासेस को हम फर्दर डिवाइड करें तो इन क्लासेस में जो था फ्यूडलिज्म के टाइम पर यह कुछ इस प्रकार से इनका जो है बंटवारा होता था। इनके जो एलिमेंट थे, समाज के एलिमेंट, वह थे किंग के बाद आते थे नोबल्स ऑब्लिक नोबिलिटी, उसके बाद आते थे कॉमन पीपल,
और एक एलिमेंट जो था वह थे क्लर्जीज, एक थे क्लर्जी। इस प्रकार से समाज का जो है कुछ बंटवारा था। तो किंग वॉज नॉट पावरफुल, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, किंग वॉज नॉट पावरफुल। जो नोबल्स या नोबिलिटी थी दे वर सोल अथॉरिटी, दे वर सोल अथॉरिटी। समाज को पढ़ रहे हैं हम फ्यूडलिज्म के टाइम पर, तो दे वर द सोल अथॉरिटी। रियल पावर, रियल पावर, अब रियल पावर तो थे, तो इनकी जो परसेंटेज होगी पॉपुलेशन में, तो यह क्या थे, लेस इन नंबर, लेस इन परसेंटेज और लेस इन नंबर, ठीक है। बट दे वर द सोल अथॉरिटी, रियल पावर्स, लेस इन नंबर्स। तो आप यहां से एक चीज देखोगे, जब यह रियल पावर थे, मोस्ट लैंड का जो हेड होता था लैंड का, तो वह भी यही होते थे। तो आप यहां से एक चीज का अंदाजा लगा सकते हो, व्हेन एवर देयर वाज अ समथिंग मिस हैपनिंग, तो वह क्या करते होंगे लोग, जो यहाँ के लोग थे इनके नीचे रहते थे, इन लॉर्ड्स के नीचे, मैनर्स में या फिर स्टेट्स में, कॉमन पीपल, तो अगर कोई गलती हो गई या फिर कोई लड़ाई दंगे झगड़े हो गए, तो वह क्या करते थे, उस समय पर कोई न्याय व्यवस्था तो थी नहीं, कोई न्याय व्यवस्था तो थी नहीं। अब न्याय व्यवस्था नहीं थी तो आपने देखा होगा, गांव में सुना होगा, जो थोड़ा दमदार होता है उसके पास जाता है, बोले बोला मालिक तुम ही हो, तुम ही हमारा क्या करोगे, न्याय करोगे। तो ऐसे ही यहाँ होता था। तो यह क्या थे, जस्टिस के हेड भी रहते थे। नोबल्स जो है यह क्या भी होते थे, जस्टिस हेड भी यह होते थे। मतलब ऐसी कोई रिटन में नहीं था या कोई कानून नहीं था, बट क्योंकि यह पावरफुल थे इसीलिए यह जस्टिस हेड भी होते थे। नेक्स्ट, कॉमन पीपल। अब जो कॉमन पीपल थे, इनकी जो परसेंटेज होगी पॉपुलेशन में हाई होगी, हाई परसेंटेज में थे, ठीक है। अब यह भी फर्दर डिवाइडेड थे, कॉमन पीपल भी फर्दर डिवाइडेड थे इन पीजेंट्स। इनमें से ही क्या होते थे, पीजेंट्स होते थे, इनमें से ही सर्फ्स होते थे, ठीक है। इनमें से क्या होते थे, पीजेंट्स होते थे, सर्फ होते थे, फ्री होल्डर्स होते थे, फ्री होल्डर्स, मैं समझाऊंगा इन सारी चीज़ों को आपको। फ्री होल्डर्स होते थे और इन्हीं में होते थे कौन, फ्री मैन, और एक होते थे इनमें विलेन, ठीक है। इस प्रकार से जो कॉमन पीपल थे दैट वाज आल्सो फर्दर डिवाइडेड इन द सब कैटेगरीज लाइक पीजेंट्स, सर्फ्स, फ्री होल्डर्स, फ्री मेन्स और विलेन्स। और इन्हीं कॉमन पीपल्स में से कौन जाते थे, सैनिक्स भी इन्हीं कॉमन पीपल्स में से जाते थे। एंड जो क्लर्जी समुदाय जो था यह रिलेटेडली बिशप्स होते थे, इनमें बिशप्स होते थे, फादर्स होते थे, यह क्या थे चर्च में जाते थे। और इनका जो क्लर्जी पीपल जो थे इनको एक तरह से पढ़ा लिखा माना जाता था। इन्हीं क्लर्जी पीपलों को क्या माना जाता था, पढ़ा लिखा माना जाता था, क्योंकि उस टाइम पर आप देखोगे इन द 600 AD एजुकेशन नहीं थी यहाँ फ्यूडलिज्म में। फ्यूडलिज्म में एजुकेशन नहीं थी और यही लोग क्या करते थे, जब एजुकेशन नहीं थी तो थोड़े बहुत जो पढ़े लिखे होते थे या फिर इंटेलेक्चुअल पीपल्स जो होते थे उनको यह काम सौंप दिया जाता था। और इनकी वजह से इनका जो प्रभुत्व था वह पूरे समाज पर बहुत ज़्यादा था, ठीक है। क्योंकि इन्हें पढ़े लिखे माना जाता था इसलिए इनका प्रभुत्व जो है बहुत ज़्यादा था। तो यह थे क्लर्जी पीपल्स। अब हम देखेंगे कॉमन पीपल्स में पीजेंट, सर्फ, फ्री होल्डर्स, और इनको समझेंगे यह क्या चीज़ें थी, जिससे कि हमारा जो है सोसाइटी समाप्त हो जाए किसका, फ्यूडलिज्म के टाइम पर। तो आप यहां देखोगे सबसे पहले जो पीजेंट्स थे यह क्या करते थे, दे वर बेसिकली द फार्मर्स। तो यह फार्मर्स थे और खेती किया करते थे पीजेंट्स। अब आप बोलोगे सर्फ क्या थे, तो सर्फ जो है, सर्फ क्या थे, यह चाकर होते थे, बोलते हैं ना सर्फ। यह एक प्रकार के क्या होते थे, सर्वेंट्स या स्लेव होते थे, टाइप ऑफ स्लेव, नॉट स्लेव, यह टाइप ऑफ स्लेव होते थे। एंड दीज सर्व्स वर टाइड टू द लैंड, दीज सर्व्स वर टाइड टू द लैंड। मतलब यह था कि लॉर्ड जो जमीन देता था उस जमीन पर यह लोग खेती करते थे, कौन, सर्फ्स खेती करते थे। और यही क्या करते थे, खेती तो करते थे, साथ में एक तरह से वह सेवादारी भी करते थे। और इनका सीन जो था वह यह था कि मान लो कि किसी का फादर जो है वह क्या होता था, किसी लॉर्ड के टाइम पर सर्फ था, किसी का फादर जो है सर्फ था, किसके टाइम पर, लॉर्ड के टाइम पर, किसी लॉर्ड के टाइम पर। अब लॉर्ड का बेटा हुआ, लॉर्ड का बेटा हुआ, और इनका भी क्या है, फादर का भी एक सन होता है।
तो अब यहाँ ये दोनों समाप्त हो चुके, लॉर्ड और फादर। तो अब इसका सन जो है यह क्या बन जाएगा, लॉर्ड बन जाएगा, और जो फादर का जो सन है वह फिर से सर्फ बन जाएगा किसका, वह फिर से सर्फ बन जाएगा किसका, इस लॉर्ड के सन का, क्योंकि दे वर टाइड टू द लैंड। उनको यह पता होता था कि मेरा बाप जो है जमीन पर काम करता था तो मैं भी जमीन पर ही काम करूंगा। इनके बाद क्या था, बढ़ने की क्षमता नहीं थी या फिर अपना रोजगार चुनने की जो है छूट नहीं थी, फ्रीडम नहीं थी। तो दे वर टाइड टू द लैंड। तो यह था सर्फ, और इसी को कहते हैं सर्फ डाउन, इसी को बोलते हैं सर्फ डाउन। तो इस प्रकार से आप सर्फ डाउन जो है देखेंगे। नेक्स्ट, व्हाट आर द फ्री होल्डर्स। तो फ्री होल्डर्स जो थे वह मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको स्टेट का स्ट्रक्चर बता रहा था। तो जो स्ट्रक्चर था स्टेट का, इसमें मैंने बताया था यहाँ पर क्या होता था, कुछ स्ट्रिप्स ऑफ लैंड होती थी। तो यह स्ट्रिप्स ऑफ लैंड जो होती थी, इन्हीं में से कुछ स्ट्रिप्स को एक लोगों को दे दिया जाता था, लोगों के ग्रुप को, दैट आर फ्री होल्डर्स। मतलब इनका में से कुछ स्ट्रिप्स जो हैं राजा द्वारा क्या किया जाता था, लॉर्ड द्वारा कुछ स्ट्रिप्स जो हैं कुछ लोगों को दे दी जाती थी, और उसके बदले उनको यह छूट दे दी जाती थी कि यू शुड पे द टैक्स। अब वह टैक्स तो पे करेंगे उस जमीन से, बट उनको क्या फ्रीडम मिल जाती थी, इन फ्री होल्डर्स को यह फ्रीडम मिल जाती थी देन व्हाट टू ग्रो। मतलब जो स्ट्रिप ऑफ लैंड आपको मिली है उस पर यू आर फ्री व्हाट टू ग्रो एंड व्हेन टू ग्रो, तो दे वर फ्री इन दिस रिस्पेक्ट व्हाट टू ग्रो एंड व्हेन टू ग्रो, बट इन रिटर्न ऑफ दिस दे हैव टू पे द टैक्सेस that are freeholders, but these taxes were very high and these were goes up to the 60% of the production, but they were free in the manner then what to grow and when to grow. तो यह थे free holders. And free means, what are the free means? तो free means were totally free and they have all the powers that they can travel from one place to the another place. Whatever occupation they want to do, they can choose. Either they become a peasant, either they become other bishops, or either they can also become what? They soldiers. ठीक है। तो यह फ्री मैन्स जो थे बहुत ही कम परसेंटेज में होते थे और इनके पास सब तरह की आज़ादी होती थी। और यही जो फ्री मैन जो थे ये बाद में फ्यूडलिज्म को खत्म करेंगे। कैसे करेंगे? क्योंकि इनके पास आज़ादी थी तो यह क्या करते थे, मर्चेंट्स का काम भी यह लोग जो करने लगे थे। और जब मर्चेंट्स का काम करने लगे थे और जब बाद में चलकर कैपिटलिज्म का सिद्धांत जो है उभरेगा, मतलब प्रॉफिट मोटिव का, तो यह क्या करेंगे, प्रॉफिट के चक्कर में यह मर्चेंट्स का काम शुरू कर देंगे। और मर्चेंट करते यह क्या करेंगे, जो लॉर्ड्स जो थे जिनके ऊपर के किंग डिपेंड था उनको पीछे छोड़ देंगे और मर्चेंट्स का सीधे रिलेशनशिप जो है किंग से हो जाएगा। और किंग से जब इनका सीधे रिलेशन हो जाएगा तो जो कैश जो आता था ट्रेड से, तो कैश बेस्ड इकोनॉमी हो जाएगी। और वहां से अब क्या करेगा, जो किंग जो है वह सेना को पैसे देकर खरीद सकता था। मतलब सोल्जर्स कैन बी हायर्ड बाय द कैश। तो यह सारी चीजें जो है फ्री मैन को आप देखोगे कि लास्ट में चलकर फ्री मैन जो है उभर कर आएगा। अब मैं आपको विलेंस समझाऊं, विलेंस क्या थे। तो विलेंस जो थे यह क्या थे, यह कुछ टाइम तक तो मान लो यह क्या थे, सर्फ थे। मान लो जनवरी टू अप्रैल तो इन्होंने क्या किया, सर्फ का काम किया। बट बीच में कुछ महीने के लिए मान लो जुलाई टू दिसंबर यह क्या बन गए, फ्री होल्डर बन गए। फ्री होल्डर मतलब इन्होंने कुछ स्ट्रिप ले ली और उसके बदले यह टैक्स देने लग गए और उन पर कुछ भी उपजाने लगे। तो कुछ महीने तक तो इन्होंने सर्फ की तरह काम किया, सर्फ डाउन थे, और कुछ महीने तक यह फ्री होल्डर्स हो गए, दैट आर विलेंस। तो आई होप वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको यह सारी चीज़ें, जो तीनों चीज़ें समझ में आई होंगी। फ्यूडलिज्म में व्हाट वाज फ्यूडलिज्म, दैट वाज फ्रॉम द पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द फ्यूडलिज्म, एंड आल्सो यू बेटर अंडरस्टैंड द इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ द फ्यूडलिज्म, एंड you also understand what was the social conditions in the age of the feudalism in Western Europe. And we have also discussed when it was come from the 600 AD to 1500 AD and what came after it, capitalism. From tomorrow we will further move to the capitalism, what was it and how this feudalism get declined. Thank you for watching.